हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आशा है कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका पहला प्रश्न पत्र गणित का परीक्षाएं आपकी शुरू होने वाली हैं 8 तारीख से। तो कल के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस परीक्षा के लिहाज से देखेंगे, जो कि आई थिंक 90% तो इसके चांसेस होने ही चाहिए आने के, और फिर आगे देखते हैं कि कैसा प्रश्न पत्र बनता है। लेकिन ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, है ना। हम शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनका बड़े ध्यान से और केयरफुली अध्ययन करें। तो बच्चों, हमने अध्याय की शुरुआत में जब हमने ये सिलेबस शुरू किया था, उसकी शुरुआत में हम सबसे पहले पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं का अध्ययन किया था। क्या होती हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं? हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यदि हम उस प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दें, +1 कर दें, और यदि -1 कर दें, यदि हम उसमें से एक जोड़ दें या एक घटा दें, यदि हम इस प्राकृतिक संख्या में से एक घटाते हैं तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब जो भी संख्या आपको दी गई है उसके जस्ट पहले की संख्या, मतलब यदि उसको एक घटाएं तो प्राप्त हो वो वाली संख्या। दूसरा होता है परवर्ती, वह संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या हमारी परवर्ती संख्या कहलाएगी। तो मान लीजिए, इसको आसान शब्दों में देखते हैं कि कोई संख्या है आपकी 25। यदि 25 का आपसे पूछा गया है कि परवर्ती संख्या क्या है, तो आपको इसमें एक जोड़ना होगा। इसको एक जोड़ने से क्या मिला हमें? 26। तो ये 26 जो है यह 25 की परवर्ती संख्या है। और इसी प्रकार यदि इससे पूछा जाए कि 25 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो आपको इस 25 में से एक को घटाना है। 25 में से एक को घटाने से क्या मिला आपको? 24। तो ये 24 जो है इसकी पूर्ववर्ती संख्या है। तो ये परीक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, पूर्ववर्ती संख्याएं और परिवर्ती संख्याएं। तो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या में से यदि आप एक माइनस करेंगे तो आपको पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी, यदि आप उसमें एक जोड़ देंगे तो आपको एक परवर्ती संख्या मिलेगी। तो प्रश्न आपका इन दोनों में से एक हो सकता है, तो ध्यान दें, पूर्ववर्ती और परवर्ती। यदि आपसे पूर्ववर्ती पूछा जाए तो आप उसमें से एक घटा के उसका पूर्ववर्ती निकालेंगे, और यदि आपसे परवर्ती पूछा जाए तो आप उसमें एक जोड़कर उसका परवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ें। अभाज्य गुणनखंड मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड करना, वो भी अभाज्य संख्याओं के माध्यम से। हमने ऑड नंबर, इवन नंबर, है ना, ये सब पढ़े थे। मतलब सम संख्या, विषम संख्या, और एक होती है अभाज्य संख्या। तो इन तीनों में से अभाज्य संख्या, तो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होंगी। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बहुत आगे तक, है ना। तो ये हमारी कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड हमें यहाँ पर करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्याओं के सहयोग से हमें गुणनखंड करने होंगे। पहले हम अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें या तो स्वयं से भाग जाता है या एक से, मतलब वे संख्याएं जिनमें या तो एक से भाग जाए या फिर स्वयं से, इसके अलावा कोई और संख्या उन्हें भाजित ना करे, ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आगे तक। इनमें आप ध्यान दे पा रहे होंगे, 2 में किसका भाग जाएगा? या तो 1 का या 2 का। 3 में किसका भाग जाएगा? या तो 1 का या 3 का। 5 में किसका जाएगा? 1 का या 5 का। इसी प्रकार 7 में किसका भाग जाएगा? 1 का या 7 का। तो इनमें देखो, या तो 1 से डिवाइड हो रही है या स्वयं से हो रही है। 1 से डिवाइड हो रही है, स्वयं से हो रही है। तो इस प्रकार हम ये पता करेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। अब इन्हीं अभाज्य संख्याओं के माध्यम से हम उनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब
मान लेते हैं कोई संख्या है 56 56 है, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। प्रश्न आया है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे, ऐसे लाइन निकालेंगे और सबसे छोटी संख्या जो हमने देखी थी 2 3 5 7 और ये, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे कि या तो 5 आ जाए या 5 से कम रहे, तो 2 दूनी 4, एक बच्चा, ये 16 हो गया, 2 8 16। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है हम किसी अन्य अभाज्य संख्या से डिवाइड नहीं करते हैं। 2 1 कम 2, 2 चौके 8। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14। अब यहाँ देखिए, क्या ये 3 से डिवाइड होगा 7? नहीं होगा। 5 से होगा? नहीं होगा। ये सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा। तो किससे करेंगे? 7 1 जा 7। तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या हुए, यहाँ लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो इसके आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लो प्रश्न है 980 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 980 के लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 ये होती है। सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 इनाम 18 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और फिर यहाँ पर के बचा 2 पंचे 10। फिर से हम 2 से ट्राई करेंगे, देखो पीछे 5 है, 5 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 3 से ट्राई करेंगे, 3 8 24, 5 फिर से नहीं, हम 5 से ट्राई करेंगे, 5 चौके 20 और बचेगा 4, 5 नाम 45 49। अब आप देख सकते हैं 49 किसके पहाड़े में आता है, 2 के 3 के 5 के किसी में नहीं आता, 7 के पहाड़े में आता है। 7 7 जा 7 7 49, तो ये आपका आ गया। फिर 7 एकम 7। तो इस प्रकार हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड हुए वह क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। तो इस प्रकार से ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों ये कॉन्सेप्ट परीक्षा के लिहाज से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पूरा देखें। मान लीजिए प्रश्न है आपका, यहाँ आपको गुणा करना है। ये देखो 14 गुणा 7 धन 14 गुणा 3। यहाँ यदि आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में एक ही संख्या है 14। तो जब दोनों में रहती है तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 14 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 7 धन 3। यहाँ से 14 बाहर आ गया तो कौन बचा, सिर्फ 7। यहाँ से 14 बाहर आ गया तो कौन बचा, 3, है ना। 14 और 7 और 3 को जोड़ दीजिए, 7 और 3 कितना हो गया, 10। अब आप आसानी से इसका गुणा कर सकते हैं, 14 गुणा 10 क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको जीरो ही तो बढ़ाना है, 140। तो इस प्रकार आसानी से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। एक प्रश्न और प्रश्न लिखते हैं, मान लीजिए एक डिफ़िकल्ट सा देखते हैं, जैसे 297 ये गुणा 17 धन 297 गुणा 3। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, इतनी बड़ी बड़ी डिजिट है। लेकिन यदि आप इसको ध्यान से देखो तो 297 इसमें भी है, 297 इसमें भी है, 297 दोनों में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 297 को हल डाल लीजिए, 297 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 17 और यहाँ पर कौन बचेगा, 3। देखो बच्चों यहाँ से मैंने इसको बाहर ले लिया तो कौन बचा, सिर्फ 17। यहाँ से इसको बाहर ले लिया तो कौन बचा, सिर्फ 3। अब इसको जोड़ दीजिए, 297 और 17 और 3 को जोड़ दीजिए, 17 और 3 कितना हो गया, 20। अब आप आसानी से इसमें 20 से गुणा कर दीजिए, 0 से गुणा तो करना नहीं होता है, सिर्फ आपको 2 से गुणा करना है। तो इसको गुणा करेंगे, 297 का डबल हो जाएगा 594 और ये आप 0 ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार आसानी से हम इन संख्याओं के गुणा करके इनके हल निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इनको ध्यान से देखिएगा। एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों, आरोही और अवरोही। आरोही संख्याएं क्या होती हैं और अवरोही संख्याएं क्या होगी, आपको कुछ कुछ याद होगा।
आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। यदि आप किसी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, मतलब क्रमशः लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये कैसा क्रम है? बढ़ता हुआ। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। तो इस क्रम को हम क्या बोलेंगे? आरोही क्रम। इसी के अपोजिट होता है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में। घटते क्रम में मतलब यदि आप इसको उल्टा लिखते 5 4 3 2 1, तो ये क्रम कैसा कहलाएगा? अवरोही क्रम। तो आरोही का मतलब ऐसे ऊपर की ओर जाना, अवरोही का मतलब होता है नीचे की ओर जाना। संख्याओं में क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ना और संख्याओं में क्रमशः नीचे की ओर आना, इनको हम आरोही और अवरोही क्रम कहते हैं। तो आपको संख्याएं आ सकती हैं जिनको आपको जमाना होगा आरोही या अवरोही क्रम में। बच्चों, त्रिभुज परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है ना। आयत, वर्ग, ये तो फिर भी इजी होते हैं। त्रिभुज के हमें टाइप्स होते हैं, वो भी याद रखने होते हैं। इस प्रकार से परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो सके, है ना। देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं। त्रिभुज के प्रकार 3 प्रकार से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु का क्या मतलब होता है? जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो, जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। मतलब यदि कोई त्रिभुज है, नहीं दिख रहे, और जिसकी तीनों भुजाएं एक जैसी है। मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है। इसका नाम दे दें ABC। तो ABC कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी है? 5 सेंटीमीटर की है, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CA बराबर 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार अगला देख, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एक समान हो, जिसकी कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो हो सकती हैं, दो भुजाएं एक समान हो, कोई भी दो। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं एक जैसी हैं, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये मानते हैं 7 सेंटीमीटर है। तो ये दो भुजाएं एक समान है और तीसरी भुजा अलग है, तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो भुजाएं एक समान है। अगला विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। मान लो ये है और ये है ना। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं तीनों भुजाओं की जो लेंथ है वो अलग अलग है। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो इसको हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। अब प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आपका इस प्रकार हो सकता है, कोई त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए कैसा त्रिभुज है? अब आप देख रहे हो एक भुजा है AB 7 है, भुजा 7 सेंटीमीटर है, BC बराबर, B से इसको मान लेते हैं A और B से C जो भुजा है वह 8 सेंटीमीटर है और A से C जो है वह 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार आप देखो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये कैसा होगा? विषमबाहु। तो इस प्रकार आपके सरल तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा और आपकी परीक्षा की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से हल करके देखें, इनको समझ कर देखें। हो सकता है कि आपके प्रश्न पत्र में हो। आपको कल के पेपर के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छे से पढ़ें, खूब तैयारी करें, आगे बढ़ें और वीडियो को सब्सक्राइब करिए,
चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके, उनका भी पेपर बहुत अच्छा हो सके। धन्यवाद।